नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जहां हम आज प्रधानमंत्री का जो फ्रांस दौरा है उसमें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो शिखर सम्मेलन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर करेंगे फोकस। साथ ही बात होगी भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई और कई अलग अलग आर्थिक खबरों की भी। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप होगा तैयार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दो चूक। बैंकों एनबीएफसीज ने सोने की नीलामी के नियम अगर तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई। आज से शुरू होगा इंडिया एनर्जी वीक 2025। भागीदारी प्रदर्शनी स्थल और सेशंस के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी इवेंट। रूसी तेल संकट के बीच नए सप्लाई चेन्स और बड़े ऊर्जा सौदों की उम्मीद। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 77,226, निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,347 पर। तमाम बड़ी खबरों पर हम रखेंगे अपना फोकस। तो ये देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की जो शुरुआती क्यूज थे, हालांकि सपाट कारोबार की शुरुआत हुई है सेंसेक्स की, लेकिन गिफ्ट निफ्टी भी एक दायरे के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 23,474 का लेवल है, 44 अंकों की बढ़त। वहीं सेंसेक्स का जो ओपनिंग काउंटर है उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर 77,226 का लेवल, 85 अंकों का दबाव यहाँ देखा जा रहा है। वहीं निफ्टी में भी कुछ इसी तरह के दायरे में कारोबार होता हुआ 23,347 का लेवल, 34 अंकों का दबाव और एक मुनाफा वसूली का पूरा सेशन हम यहाँ पर हावी होते हुए देख रहे हैं। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स जो मजबूती के साथ खड़े? अदानी एंटरटेनमेंट, ग्रासिम, हिंडाल्को इंफोसिस, एचसीएल टेक, दो दिग्गज काउंटर। जब हम बात करते हैं आईटी क्षेत्र की, मेटल्स की चमक बरकरार। एंटरटेनमेंट के लिहाज से बड़ी खबर है, इसीलिए अदानी एंटरटेनमेंट 2.5% चार्ट पर लीड करता हुआ। लेकिन कहां पर दबाव हावी है? जहां बाय ऑन डिप का कॉल है, आयशा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड, बेल और कोल इंडिया इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय शेयर बाजार का सूरत हाल हमने आपके साथ किया है साझा, और ये टॉप लूजर्स का चार्ट है। अब फोकस को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं आज इकोनॉमी टुडे में हम क्या चर्चा करने वाले हैं खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। उनके पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले, और ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। ये एक ऐसी दोस्ती है जो रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ इस यात्रा को और यादगार बनाएगी, क्योंकि दोनों देशों की साझा हित पर ये मैत्री, ये दोस्ती, ये मित्रता कायम है। प्रधानमंत्री पेरिस में मैक्रो के साथ एआई शिखर सम्मेलन जो होने वाला है उसकी सह अध्यक्षता करने वाले हैं। भारत और फ्रांस के बीच अगर हम देखें तो द्विपक्षीय ट्रेड 20 अरब डॉलर के पार पहुंचा है, और बीते 6 सालों को अगर हम देखें तो ये जो ट्रेड है इसमें 77% का इजाफा हुआ है, और ये भारत और फ्रांस की दोस्ती को दर्शाता है। भैया एफडीआई भी आप यहाँ पर देखिए, पिछले 1 दशक में 3 गुना बढ़ोतरी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। फ्रांसीसी जो कंपनियां हैं भारत में, उनकी मजबूत मौजूदगी है जो हम देखते हैं, और भारत में 1000 से अधिक फ्रेंच कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। ये दिखाता है कि कैसे भारत और फ्रांस एक दूसरे के करीबी है। और ये कितने दशक पुराना है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि 1970 के दशक से एनर्जी हो, एरोस्पेस हो, डिफेंस सेक्टर हो, इसमें लगातार सहयोग बढ़ा है। और भारत की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने में फ्रांस ने हमेशा मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फ्रांस ने भारत का समर्थन
किया है। और ये समर्थन यहाँ तक है कि जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसमें भारत को स्थायी मेंबर बनाने के लिए फ्रांस हमेशा इसकी अगुवाई करता रहा, इसका पक्षधर रहा है। तो ये दोस्ती बहुत अहम है। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस समिट की बात करें जो इस वक्त पूरे विश्व में चर्चा का विषय है, हम अपने इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो एआई शिखर सम्मेलन है इसका मुख्य एजेंडा क्या है। एआई से जुड़े जो तमाम जोखिम हैं या साइबर सुरक्षा से जुड़ी जो तमाम चुनौतियां हैं उस पर चर्चा होगी इस शिखर सम्मेलन में। साथ ही एआई संचालित नौकरियां और निवेश की क्या संभावनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में है उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब एआई कैसे नैतिक दायित्वों का निर्वहन करेगा और इसके प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि कई दुष्प्रभावों के बारे में भी लगातार चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस के लिहाज से विमर्श करना ज़रूरी है। और एआई के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमन और नीतियाँ यानी कि इंटरनेशनली इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकेगा। और सबसे अहम इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी से इस्तेमाल, बिकॉज विद मोर पावर इट कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। खैर ये तो बात की हमने शिखर सम्मेलन को लेकर, लेकिन आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भला है क्या? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आसान शब्दों में ये है कि हमने एक मशीन को इंसान के सोचने जैसी क्षमता प्रदान की है। और ये बहुत कई दशक पहले जॉन मैककार्थी समझे थे इस कॉन्सेप्ट को, और 1956 में जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये टर्म कॉइन किया। ये जो शिखर सम्मेलन है ये पेरिस शांति मंच का एक हिस्सा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम रोज़ यूज़ करते हैं। आपका जो चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, बिंग एआई, या सिंपली आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं, आप आवाज़ में कुछ बोलते हैं, वो छप जाता है और आपका जो मैसेंजर है उस तक पहुंच जाता है। एआई बेस्ड की जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो 1 सेकेंड में लाखों जो डेटा है उसको प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। तो कहते ये तो कंप्यूटरी काम हुआ, लेकिन एआई जो है वो म्यूज़िक भी बजा सकता है, आपके लिए कविताएं भी लिख सकता है और पेंटिंग्स भी बना सकता है। और जैसे मैं यहाँ पर खड़े होकर अभी आपसे मुखातिब हूँ एज एन एंकर, ये काम भी वो कर सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या जब हमने ये क्षमता प्रदान की तो चेक्स एंड बैलेंसेस के उस सिस्टम और इकोसिस्टम को रेगुलेट करने के लिए अब कैसे आगे स्टेप्स उठाने होंगे। और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। प्रोफेसर गुलशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि फ्रांस और भारत की ये दोस्ती कई दशकों पुरानी है और इसमें जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लग रहा है तो क्या जो दाल बनेगी और इसको पूरा विश्व देख रहा है, किस तरह से इसका जायका अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से होता हुआ विकासशील और विकसित देशों के उस खाई को पाटने का काम करेगा? प्रोफेसर गुलशन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी रिपोर्ट में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से भारत और फ्रांस के संबंध कितने मजबूत हैं। और उस जो मजबूत संबंध हैं, क्योंकि आप जैसे जाने कि भारत की अभी 35 से ज़्यादा देशों के साथ सामरिक साझेदारी है। और सबसे पहली सामरिक साझेदारी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भारत ने सिग्नेचर किया था जिसके ऊपर, वो फ्रांस के साथ किया था। तब से एक बहुत लंबा एक सफ़र तय किया है हमने। पिछले साल 25 साल उसकी जो सिल्वर जुबली वो भी उसको हमने सेलिब्रेट किया था। और आने वाले 25 सालों में क्या हम कर सकते हैं उसका भी एक खाका तैयार किया था। उसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन भी यहाँ पे आए थे और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हम एक साथ काम कर रहे हैं। और अभी आपने जैसे कहा कि ये जो अभी साझे हम दोनों एक को चेयर कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक समिट वहाँ पे हो रहा है, तो इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो उसमें यह है कि जैसे आपने बताया कि आने वाले अर्थव्यवस्था जो है पूरी दुनिया की, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहने वाला है। इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है। और उसके अंदर कौन दौड़ जीतेगा अभी तक कुछ पता नहीं है। अमेरिका उसके अंदर बहुत आगे चल रहा है, चीन की कंपनीज भी उसके अंदर आगे हैं और बाकी दुनिया के देश भी लगे हुए हैं अपने अपने उसके अंदर काम करने के लिए।
अब क्योंकि भारत और जो फ्रांस की एक बहुत मजबूत साझेदारी है, तो इन दोनों देशों को लगा, हमने भी अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिशन उसको अभी अनाउंस किया है। इसी तरीके से फ्रांस ने भी 100 बिलियन से ज़्यादा का ये वादा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो भी निवेश करेंगे। तो सभी देश चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो दौड़ है उसको वो पीछे ना रह जाएं। और दूसरी बात ये है कि अब क्योंकि एकदम नया ये टेक्नोलॉजी है, नई नई चीजें रोज आ रही हैं, नए नए प्लेटफॉर्म रोज आ रहे हैं। अब उसके अंदर इतना दुनिया भर का जो डाटा वहां पे इकट्ठा होगा, कैसे उसको प्रोसेसिंग होगी, कहाँ वो डाटा यूज होगा, उसकी जो गवर्नेंस होगी उसको और उसके अंदर ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो कंप्यूटिंग उसकी करनी है, नई नई तरीके से सबसे फास्ट कंप्यूटिंग कैसे करें, उसके बारे में भी सारे देश जो हैं लगे हुए हैं। वो जो क्वांटम के द्वारा करें, किसी और तरीके से करें, कैसे बहुत तेजी से, जैसे जो प्रोसेसिंग आज हम देख रहे हैं जी। जिस रफ्तार से, हो सकता है 2 साल के अंदर उससे 50 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना ज्यादा तेजी से रफ्तार से वो जी कंप्यूटिंग प्रोफेसर, एक चीज और समझने की जरूरत है जिसका जिक्र जब प्रधानमंत्री ने यूएस की यात्रा इससे पहले की थी तब भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा। यानी कि जब हम ज़्यादा पावर की बात करते हैं तो आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इस नैतिक दायित्व और उसके प्रभाव को समझने के लिए ये सम्मेलन किस तरह का मंच आप समझते हैं प्रदान करता है? देखिए, ये तीसरी बार ये समिट हो रही है। पहले लंदन में हुई थी, फिर कोरिया में हुई थी, अभी फ्रांस में हो रही है। उसमें वही है कि जिस तेजी से ये सारी रफ्तार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके अंदर क्या कायदे कानून होने चाहिए, क्या उसके अंदर नैतिकता से डाटा को यूज होना चाहिए, किस तरीके से इसका कोई एक ग्लोबल गवर्नेंस का कोई रूल बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप उसको रोकना बहुत मुश्किल है। ये तो कर सकते हैं कुछ देश कि अगर किसी कंट्री ने कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया, आप उसको बैन कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये भी होगा कि वो आप उसकी जो फायदे हैं उससे आपके जो उपभोक्ता है उससे वंचित रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर सारी दुनिया के अंदर काम हो रहा है, उसके अंदर एक तो अगर साझेदारी कुछ बनती है तो अच्छी बात है, क्योंकि सारे मिलके वही काम करें। लेकिन क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा भी है, एक दौड़ भी है, तो सभी देश, और क्योंकि इसके अंदर बहुत पैसा भी उम्मीद है बनेगा लोग कंपनीज को, तो उस हिसाब से भी वो कंपटीशन भी है। तो लेकिन इसके बारे में बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपने नैतिकता की बात की, गवर्नेंस की बात की, उसके बाद ये भी है कि बहुत सी कंप्यूटिंग जब होती है तो उसके अंदर एनर्जी का भी बहुत यूज होता है जी। तो ये भी अब देखा जाने लगा कि अगर इतनी ज्यादा कंप्यूटिंग होगी, इतना एनर्जी की बात करें, क्योंकि एक तरफ से हम क्लाइमेट चेंज और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इतनी तेजी से अगर सारी कंप्यूटिंग होती है, बहुत एनर्जी यूज करेंगे तो भी अच्छी बात नहीं है। तो सारे जो ये पहलू हैं, उन सब पहलुओं के ऊपर वहां पे बातचीत होगी, और 40-50 कंट्रीज वहां पे शिरकत कर रहे हैं। और उसके अलावा ये बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो इसके अंदर हैं वो भी वहां पे हैं। तो सब अपने अपने नए बात करेंगे वहां पे, भारत भी अपनी बात करेगा। लेकिन भारत और फ्रांस की साझेदारी इसलिए भी इसके अंदर मजबूत और उसका एक महत्व है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हम दोनों कंट्रीज काफी ट्रस्ट करते हैं, जैसा आपने कहा। और दोनों को लगता है कि अगर हम दोनों मिल जाएं, क्योंकि भारत के पास भी आईटी की एक शक्ति है, और यूरोप भी, और खासतौर से फ्रांस और बाकी यूरोप के उनके पास भी। तो ये आपने बहुत अहम कहा प्रोफेसर की जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये कैसे एआई से जुड़ी तमाम जो अलग अलग संभावनाएं हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हुई, स्टार्टअप से जुड़ी हुई, उसको कैसे बूस्टअप और फ्यूलिंग करेगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। वक्त लेकिन छोटे से ब्रेक का है हमारे इस खास शो में। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद इकोनॉमी टुडे में सभी का स्वागत है और आज हम भारत और फ्रांस के रिश्तों को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक शिखर सम्मेलन होने वाला है फ्रांस में, जहां प्रधानमंत्री हिस्सा लेने पहुंचे, ये इतना इम्पॉर्टेंट आखिर क्यों है। प्रोफेसर सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, क्योंकि सीधी सी बात है, तमाम उन सनराइजिंग सेक्टर्स को लेकर प्रधानमंत्री का फोकस शुरू से ही बहुत क्लियर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें से एक है। कैसे आप इस पूरे शिखर सम्मेलन को एक बूस्टर डोज मानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? देखिए, उसमें एक जैसे हमने कहा कि भारत, ये पूरी जो प्रधानमंत्री की वहां पे यात्रा है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो ये खास तौर से जो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे उसके अंदर शिरकत करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो वहाँ के सीईओ फोरम है उसमें भी बातचीत होगी, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के साथ होगी, भारत के जो उद्योगपति हैं उनकी बातचीत होगी। तीसरी जो हमारी सामरिक साझेदारी है उसके बारे में द्विपक्षीय वार्ता जो होगी, उसके बारे में जो मुद्दे हम जिसके बारे में बात करते रहे हैं, बहुत मजबूत संबंध है, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, इकोनॉमी में हो, उनके बारे में बातचीत होगी। अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अहम पहलू आने वाले समय में बनने वाला है और यूरोप के देशों को भी और फ्रांस को भी ये लगता है, क्योंकि भारत के अंदर भी एक ऐसी क्षमता है जिसमें कम पूंजी लगा के भी कोई अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिजल्ट भारत में आ सकते हैं। जैसा हमने देखा कि जो अमेरिका में जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाए थे, चीन ने कोई प्लेटफॉर्म बनाया तो उससे काफी कम पैसे पे उन्होंने वो प्लेटफॉर्म बना दिया और भारत शायद उससे भी कम पैसे में बना सकता है, जैसे हमने स्पेस में प्रोग्राम में देखा और कई चीजों में देखते हैं। तो अब क्योंकि ये बहुत गहरी प्रतिस्पर्धा है सारे देशों की कंपनीज के अंदर और साझेदारी वही देश कर सकते हैं जिनको आपस में ट्रस्ट होगा, और क्योंकि हमारी इतनी पुरानी साझेदारी फ्रांस के साथ है, हमने डिफेंस में भी अच्छी वहाँ पे सिर्फ खरीद ही नहीं रहे, आगे से यहाँ से बनाने की भी कोशिश करेंगे भारत के अंदर भी और स्पेस के अंदर भी, और उसके बाद जैसे न्यूक्लियर आईटीआर जो वहाँ पे जो थर्मो न्यूक्लियर वाला जो रिएक्टर है वहाँ पे भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो बहुत सारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के जो सेक्टर्स हैं उनके साथ क्योंकि हमारी बहुत गंभीर साझेदारी फ्रांस के साथ है, तो दोनों देशों को शायद ये लगा, और हमने जैसे पहले जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था वो भी भारत और सही एक साथ वहां पे उसको लॉन्च किया था। तो ये एक नई कड़ी मुझे लगता है भारत और फ्रांस के संबंधों में। इसमें प्रोफेसर सचदेवा, आप दोनों जो वर्ल्ड लीडर्स के तौर पर अपने अपने मकाम पर हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, दोनों की जो केमिस्ट्री है वो आउटस्टैंडिंग है और इसका एग्जूबरेंस हमने कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर देखा। जिस तरह से जब दोबारा राष्ट्रपति चुनकर इमैनुअल मैक्रों आए और प्रधानमंत्री ने उनको सबसे पहले ट्वीट कर बधाई दी, कुछ ऐसा ही इमैनुअल मैक्रों ने उनको रेसिप्रोकेट किया। ये दोनों वर्ल्ड लीडर्स के तौर पर इनकी केमिस्ट्री इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में और सॉफ्ट पावर के लिहाज से क्या संदेश देगी इस मंच से? देखिए, ये दोनों देशों के अंदर दो चीजें हैं। एक तो जो हमारी एक समझ है दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में, मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में, उसके बारे में एक गहरी साझी समझ भारत और फ्रांस के अंदर बनी हुई है बहुत सालों से। उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री अब इतने काफ़ी समय से भारत की जो भारत को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रेसिडेंट मैक्रो भी काफ़ी समय से वहाँ के नेता हैं और बहुत से मंचों पे दोनों ने एक साथ मिले हैं और पर्सनल तौर से काफ़ी इनकी गहरी समझ है एक दूसरे के बारे में और दोनों देशों के हित एक साथ मिले हैं और दोनों जो नेता हैं वो आपस को अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसमें काफ़ी सुविधा रहती है जब किसी भी मुद्दे के बारे में एक तो बात होती है कि आप ब्यूरोक्रेटिक तौर से सारी चीज़ों को जब आप उसके बारे में समझ बनाते हैं और उसके बारे में एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन जो पर्सनल एक दूसरे पे जो फाइनल टच होता है किसी भी
चाहे वो डिफेंस का सौदा हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या किसी भी और, चाहे वो न्यूक्लियर की, जैसे हम उनसे काफ़ी टाइम से चल रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी जैतापुर में उनको कुछ यहाँ पे प्लांट बनाने हैं। तो सारे जो हैं उसके अंदर पर्सनल जो एक केमिस्ट्री जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पर्सनल जो रैपो जो दो नेताओं का अगर होता है, उसका निश्चित तौर से एक अहम भूमिका रहती है। बिल्कुल अहम भूमिका के और साथ ये साथ भारत का, और ये आप पूरे दौरे में अंदर अगर आप देखेंगे, सिर्फ फ्रांस में भी नहीं, उसके बाद जैसे वो प्रधानमंत्री उसके बाद अमेरिका भी जाने वाले हैं, तो जिस तरीके से उनके साथ भी अच्छी समझ है, तो उसको दोनों देशों को मुझे लगता है फ्रांस और भारत को, क्योंकि सामरिक साझेदारी हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन जो एक पर्सनल केमिस्ट्री इन दोनों नेताओं की बनी है, उससे उन्होंने उसको काफी ऊंचाई से, और ये एक बिल्कुल और एक वर्ल्ड ऑर्डर का जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करेगी ये यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सचदेवा, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और इस शो पर आप सुबह सवेरे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ के साथ अपना समय साझा करने के लिए। तो ये दौरा बेहद अहम है और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे, कौन कौन से वो अहम केंद्र बिंदु रहेंगे जिनका जिक्र हमने आज भी किया और कैसे वो सकारात्मक असर डालेंगे, इस पर भी आज दिन भर डीडी न्यूज़ पर रहेगा खास फोकस। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की, जहां इंडिया एनर्जी वीक 2025 शुरू होने जा रहा है। ये आयोजन एक स्वच्छ, आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनर्जी लैंडस्केप के लिए वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग के जो दिग्गज हैं उनको एक साथ एक मंच पर लेकर आएगा। सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, ट्रांजिशन और नवाचार जैसे विषयों पर चर्चा होनी है। और इंडिया एनर्जी वीक का ये तीसरा एडिशन है, 14 फरवरी तक ये चलने वाला है। 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये जो पूरा सम्मेलन है, वहाँ पर मंत्री स्तरीय और सीईओज की भागीदारी के साथ प्रदर्शनी स्थल, सेशंस का जो जमावड़ा है वो वहाँ पर आप देख पाएंगे और संख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम इसे माना गया है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से 700 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स, 500 से ज़्यादा स्पीकर्स और इसके साथ ही 70,000 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं और इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ नीति आयोग, माइनिंग मिनिस्ट्री सहित प्रमुख भारतीय ऊर्जा मिनिस्ट्रीज की भागीदारी होनी है। सियाम के सस्टेनेबल मोबिलिटी पवेलियन में पीपल सेंट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम थीम के तहत 10 OEM के 15 अत्याधुनिक वाहन के जो मॉडल्स हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। और ये एनर्जी वीक जो है, इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक का ये एडिशन पिछले सभी एडिशंस से काफ़ी विस्तृत, विविधतापूर्ण और प्रभावी होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्यक्रम परंपरागत एनर्जी को लेकर सोच बदलेगा। इसमें मंत्रालय द्वारा क्लीन कुकिंग पर एक विशेष इवेंट को भी ऑर्गेनाइज किया गया है। IEW25 is poised to be bigger, diverse, and more impactful than its previous 2 editions. It will span 1 lakh square meters. Compared to IEW23 and 24, this one will have 65% higher exhibition space, which will here be 28,000 square meters. 105 conference sessions, which is 24% higher than 23 and 15% higher than last year. More than 70,000 delegates, which is 55% higher than 2024 and 89% higher than 2023. 500 speakers from India and abroad, which is 38% higher than 2024 and 58% higher than 2023. It will have 700 plus exhibitors, which is 57% higher than 2024 and 115% higher than 2023. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यदि कोई कर्जदार गोल्ड लोन का भुगतान करने में विफल रहता है और बैंकों और NBFC की ओर से सोने की नीलामी के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि NBFCs और SCB एक जैसे नियमों से निर्देशित होते हैं। उन्होंने बताया कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों और अपर और मिड लेवल NBFCs में गोल्ड लोन से संबंधित ग्रॉस NPA में मार्च 2024 से जून 2024 तक 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इसी अवधि के दौरान SCB में ग्रॉस गोल्ड लोन
जीएनपीए में भी 21% की वृद्धि दर्ज हुई है। और फिलहाल इकोनॉमी टुडे में आज के लिए बस इतना ही। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे को फोकस बनाते हुए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।